68 वर्षीय शंभूनाथ जी कभी अपने गांव के सबसे सम्मानित और प्रतिष्ठित व्यक्ति हुआ करते थे। गांव की पंचायत हो या किसी का सुख दुख, हर फैसले में उनकी सलाह ली जाती थी। उनके सीने पर हमेशा एक गर्व का एहसास रहता था कि उन्होंने अपने इकलौते बेटे विक्रम को पढ़ा लिखा कर शहर में एक बड़ा अफसर बनाया था। लेकिन समय का पहिया ऐसा घूमा कि आज वही शंभूनाथ जी शहर के एक आलीशान फ्लैट के कोने में अपनी पहचान और सम्मान तलाश रहे थे। विक्रम की शादी शहर की ही एक संभ्रांत परिवार की लड़की नेहा से हुई थी। नेहा अंग्रेजी कल्चर में पली बड़ी आधुनिक विचारों वाली महिला थी। शुरुआत में तो सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे शंभूनाथ जी का गांव का सीधा साधा रहन पान, उनकी देहाती भाषा और बुढ़ापे की बीमारियां इस हाई फाई परिवार के लिए नासूर बनने लगी। विक्रम, जो कभी अपने पिता की उंगली पकड़कर चलता था, अब बीबी के प्रभाव में आकर पिता से दूरी बनाने लगा था। घर में विक्रम, नेहा और उनके 2 बच्चे 14 साल का आरव और 10 साल की रिया रहते थे। बच्चों के लिए दादाजी का मतलब सिर्फ एक ऐसी रुकावट था जो टीवी देखने के बीच में आ जाते थे या जिनके खांसने की आवाज़ से उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती थी। शंभूनाथ जी का कमरा बालकनी से लगा हुआ एक छोटा सा स्टोर नुमा कमरा था। वहाँ ना ठीक से धूप आती थी, ना ही अपनों का अपनापन। विक्रम सुबह सवेरे अपनी चमचमाती गाड़ी लेकर मल्टीनेशनल कंपनी के लिए निकल जाता और नेहा अपनी किटी पार्टी और सोशल मीडिया में व्यस्त रहती। उस दिन रविवार था। घर में शाही नाश्ते की खुशबू फैली हुई थी। गरम गरम कचौड़ी, पनीर के पराठे और फिल्टर कॉफ़ी। शंभूनाथ जी रात से भूखे थे। उनकी पुरानी शुगर और बीपी की समस्या थी और वक्त पर दवाई न मिलने के कारण सुबह से उनका सिर चकरा रहा था। उन्होंने हिम्मत जुटाकर डाइनिंग टेबल की तरफ कदम बढ़ाया, जहां पूरा परिवार नाश्ते का आनंद ले रहा था। बेटा विक्रम, शंभूनाथ जी की आवाज़ बहुत धीमी थी। थोड़ी सी चाय और एक पराठा मिल जाता तो दवा खा लेता। सुबह से पेट खाली है। विक्रम ने अखबार से नज़रें हटाए बिना झिझकते हुए कहा, पापा, आपको 1000 बार कहा है कि सुबह सुबह नेहा को परेशान मत किया करो। उसे बच्चों को देखना होता है। अभी नौकरानी आएगी तो बोल देना। नेहा ने नाक सिकोड़ते हुए तंज कसा। अरे विक्रम, इन्हें समझाओ। क्यों नहीं, उम्र हो चली है, पर खाने पीने का लालच कम नहीं होता। सुबह सवेरे होटल जैसा खाना चाहिए। शुगर बढ़ जाएगी तो फिर डॉक्टर के चक्कर हम काटते रहे। आरव और रिया भी अपनी दादी दादा की इस बेबसी पर हंस पड़े। शंभूनाथ जी का कलेजा मुंह को आ गया। उन्होंने जो बेटा अपनी छाती से लगा कर पाला था, आज वही बेटा उनकी एक प्लेट चाय के लिए उन्हें पराया समझ रहा था। फिर चुपचाप अपने कमरे में लौट आए और बिस्तर पर लेटकर फपक फपक कर रो पड़े। दोपहर को नेहा अपनी सहेली से फ़ोन पर बात कर रही थी और आवाज़ ऊंचे स्वर में बालकनी तक आ रही थी। यार, इस बूढ़े ने तो जीना हराम कर रखा है। ना कोई ढंग का पास्ट, ना पैसे, बस दिन भर चारपाई पर पड़े रहना और मुफ्त की रोटियां तोड़ना। कभी कभी लगता है किसी वृद्धाश्रम में छोड़ाऊं, कम से कम घर का सुकून तो मिलेगा। ये शब्द शंभूनाथ जी के दिल में किसी खंजर की तरह उतर गए। मुफ्त की रोटियां, वृद्धाश्रम, ये ताने उनके आत्मसम्मान को अंदर तक झकझोर रहे थे।
उन्होंने सोचा, जिस जमीन को बेचकर मैंने इस नालायक बेटे को पढ़ाया लिखाया, आज उसी की नज़रों में मैं एक बोझ बन गया हूँ। शाम होते होते विक्रम किसी मीटिंग के सिलसिले में बाहर जाने लगा। शंभुनाथ जी ने आखिरी बार अपने पिता होने का हक जताते हुए कहा, विक्रम, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, सीने में भारीपन है, कोई डॉक्टर। विक्रम ने कार की चाबी घुमाते हुए जल्दी से कहा, पापा, आप हर बात का बवंडर बनाते हो, रोज रोज का नाटक है आपका। मुझे ज़रूरी मीटिंग में जाना है, शाम को देखूंगा। और वह चला गया। रात के 9 बज चुके थे। घर में सन्नाटा था। शंभुनाथ जी ने फैसला कर लिया, वे अब इस घर में एक पल भी नहीं रुकेंगे। जहाँ इज्जत नहीं, वहाँ 2 वक्त की रोटी का भी कोई मोल नहीं। उन्होंने अपनी पुरानी सूती पोटली उठाई, जिसमें उनके कुछ कपड़े और उनकी पत्नी की एक पुरानी तस्वीर थी। धीरे से उन्होंने फ्लैट का दरवाज़ा खोला और सीढ़ियों से नीचे उतर आए। चौकीदार ने पूछा भी, शंभू जी, इस रात में कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने बस इतना कहा, अपने घर जा रहा हूँ भाई। स्टेशन पर भीड़ थी। शंभुनाथ जी के पास जेब में सिर्फ कुछ 100 के नोट बचे थे, जो उनके पुराने कपड़ों में रह गए थे। वे एक बेंच पर बैठ गए। ठंडी हवा चल रही थी और आँखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उधर घर में जब रात को विक्रम और नेहा लौटे और कमरा खाली देखा, तो उनके होश उड़ गए। विक्रम के मोबाइल पर पड़ोसी का फ़ोन आया। विक्रम भाई, तुम्हारे पिताजी बस स्टैंड के पास एक बेंच पर बैठे मिले हैं, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। विक्रम और नेहा भागे भागे वहाँ पहुँचे। विक्रम ने अपने पिता को कांपते हुए देखा, जिनके हाथ में पुरानी पोटली थी और चेहरे पर एक गहरी मायूसी के साथ साथ एक अजीब सा सुकून था कि वे अब उस घुटन भरे घर से आज़ाद हो चुके थे। विक्रम ने दौड़कर उनके पैर पकड़ लिए और रोते हुए बोला, पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। शंभुनाथ जी ने अपने बेटे को उठाया। उनकी आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि एक असीम दृढ़ता थी। उन्होंने अपना हाथ विक्रम के कंधे से हटाया और शांत स्वर में बोले, विक्रम, इंसान चाहे कितनी भी बुलंदी पर पहुंच जाए, अगर वह अपने संस्कारों और अपनों का सम्मान करना भूल जाए तो वह अमीर होकर भी सबसे गरीब होता है। आज तुमने मुझे खो दिया है और इस खालीपन को कोई दौलत नहीं भर सकती। इतना कहकर शंभुनाथ जी ने आने वाली ट्रेन की तरफ कदम बढ़ा दिए, यह साबित करते हुए कि उम्र ढलने से शरीर झुकता है, लेकिन एक पिता का स्वाभिमान कभी नहीं झुकता। ट्रेन की सीटी की गूंज के साथ शंभुनाथ जी ने डिब्बे में कदम रखा। विक्रम चिल्लाता रहा, पापा रुक जाइए, एक बार मेरी बात सुन लीजिए। पर शंभुनाथ जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन से आगे बढ़ गई। खिड़की के बाहर छूटती रोशनी के साथ शंभुनाथ जी के मन से वह भारीपन भी धीरे धीरे छट रहा था, जो पिछले 3 सालों से उनके सीने पर दबा हुआ था। सुबह जब सूर्य की पहली किरणें उगी, शंभुनाथ जी अपने पैतृक गांव पहुंच चुके थे। गांव का वही पुराना स्टेशन, वही पीपल का पेड़ और गांव की माटी की खुशबू, जिसने मानो बाहें फैलाकर उनका स्वागत किया। घर पहुँचे तो हवेली की चौखट पर धूल जमी थी और ताला लटका था।
गांव के पुराने साथी सुखदेव चाचा दौड़ते हुए आए। अरे शंभू, तुम अचानक और यह हालत? शंभूनाथ जी ने मुस्कुरा कर कहा, अपने घर लौटने के लिए किसी वजह की ज़रूरत नहीं होती सुखदेव, बस अपनी जड़ों के पास आ गया हूँ। गांव वालों की मदद से हवेली का ताला खुला, सफाई हुई। शंभूनाथ जी ने अपनी जेब से बचे पैसे निकाले और सोच लिया कि वे अब किसी पर आश्रित नहीं रहेंगे। उन्होंने अपनी पुश्तैनी ज़मीन के एक छोटे से टुकड़े पर दोबारा खेती और जैविक खाद बनाने का काम शुरू करने का फैसला किया। गांव के नौजवान जो उन्हें हमेशा पंडित जी कहकर आदर देते थे, उनके मार्गदर्शन में जुड़ने लगे। शंभूनाथ जी का पुराना ज्ञान और स्वाभिमान फिर से जाग उठा था। उधर शहर में विक्रम का घर मानो वीरान हो गया था। पिता के अंतिम शब्दों, तुमने मुझे खो दिया है और इस खालीपन को कोई दौलत नहीं भर सकती, ने विक्रम की रातों की नींद उड़ा दी थी। वह हर समय परेशान रहने लगा। काम में उसका मन नहीं लगता था। एक दिन 14 साल का आरव अपने पिता के पास आया और बोला, पापा, आप इतने उदास क्यों रहते हैं? क्या दादाजी अब कभी वापस नहीं आएंगे? विक्रम ने नज़रें झुका ली। तब आरव ने जो कहा उसने विक्रम और नेहा दोनों को हिलाकर रख दिया। आरव ने मासूमियत से पूछा, पापा, जब आप और मम्मी बूढ़े हो जाओगे तो क्या मुझे भी आपको इसी तरह घर से जाने देना होगा? नेहा के हाथ से चाय का कप छूटकर गिर गया। आरव के इन शब्दों ने नेहा और विक्रम के शीशे के महल को एक ही झटके में तोड़ दिया। उन्हें समझ आ गया कि उन्होंने अपने बच्चों के सामने संस्कारों का कितना गलत उदाहरण पेश किया था। नेहा को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और वह फूट फूट कर रो पड़ी। अगले ही दिन विक्रम और नेहा अपने दोनों बच्चों को लेकर गांव के लिए रवाना हो गए। गांव पहुंचकर जब विक्रम ने देखा कि गांव के चौपाल पर शंभूनाथ जी चारों तरफ से लोगों से घिरे हुए मुस्कुराते हुए बात कर रहे हैं, तो उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। शंभूनाथ जी के चेहरे पर जो तेज और संतोष था, वह शहर के आलीशान फ्लैट में कभी नहीं था। विक्रम, नेहा और दोनों बच्चे चुपचाप जाकर शंभूनाथ जी के चरणों में झुक गए। नेहा ने हाथ जोड़कर कांपती आवाज़ में कहा, बाबूजी, हमें माफ़ कर दीजिए। हमने आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई, पर आज आपके बिना हमारा घर शमशान जैसा लगता है। बच्चे भी अपने दादाजी के बिना अधूरे हैं। आप घर वापस चलिए, हम सब बदल गए हैं। शंभूनाथ जी ने अपने पोते पोती को गले से लगाया, उनके सिर पर हाथ फेरा, फिर विक्रम की ओर देखकर बहुत ही शांत और संयमित स्वर में बोले, बेटा विक्रम, तुम्हें लगता था कि तुम मुझे रोटी दे रहे हो, लेकिन पिता रोटी का नहीं सम्मान का भूखा होता है। मैं अब शहर वापस नहीं आऊँगा। मेरी आत्मा मेरी इस माटी में बसती है और मेरा स्वाभिमान मुझे यहीं जीने की इजाज़त देता है। विक्रम ने रोते हुए कहा, तो फिर हम क्या करें पापा? क्या आप हमें कहीं माफ़ नहीं करेंगे? शंभूनाथ जी ने विक्रम के कंधे पर हाथ रखा और कहा, माफ़ी तो मैंने उसी दिन दे दी थी, लेकिन अगर तुम्हें सच में प्रायश्चित करना है तो अब शहर छोड़ो या ना छोड़ो, हर महीने यहाँ आओ। बच्चों को इस गांव की मिट्टी, बुजुर्गों की सेवा और संस्कारों का मोल सिखाओ, ताकि
कल आरव और रिया को वह सब ना सीखना पड़े जो तुम्हें सीखने में इतना वक्त लग गया। विक्रम और नेहा ने सिर झुकाकर पिता की बात स्वीकार की। शंभूनाथ जी ने यह साबित कर दिया था कि एक स्वाभिमानी पिता केवल झुकता ही नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर भटकती हुई पीढ़ी को सही रास्ता दिखाने की ताकत भी रखता है। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप लोगों तक पहले ही पहुँचती रहें। धन्यवाद।